अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। सेल्स टैक्स एक्ट जैसे कि आपको मालूम है कि इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसकी प्रिपरेशन हमें होली करनी होगी क्योंकि इसके अंदर कोई सेलेक्टिव डिफाइंड इसके अंदर लिमिटेशंस नहीं है, कोई सेलेक्टिव स्टडी नहीं करनी एज़ पर दी एफपीएससी सिलेबस, क्योंकि एफपीएससी ने इनकम टैक्स में चैप्टर 3 और चैप्टर 10 का पार्ट 4 हमें बताया है, उसके अंदर उसने स्पेसिफाई कर दिया, लेकिन सेल्स टैक्स में ऐसा कुछ जिक्र नहीं है। देयरफॉर सेल्स टैक्स जिस तरीके से आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि एज़ अमेंडेड अप टू जून 30 2021 और फाइनेंस एक्ट 2021 के आने के बाद जो अपडेशन अमेंडमेंट्स हुई हैं इस एक्ट के अंदर, वो इनकॉर्पोरेट होने के बाद जो आपके पास कॉपी मौजूद है, ऑफिशियल कॉपी मौजूद है, वो हमारे लिए रेलेवेंट है। देयरफॉर अगर उससे पहले फॉर एग्जांपल 2020 तक का अगर आपके पास सेल्स टैक्स एक्ट मौजूद है तो वो रेलेवेंट नहीं होगा, 21 का ही आपने यूज़ करना है। तो जिस तरीके से हमने फेडरल एक्साइज एक्ट में देखा था कि हर एक्ट को डिफरेंट चैप्टर, डिवीज़न और सेक्शंस में डिवाइड किया जाता है, इसी तरीके से जो हमारा सेल्स टैक्स एक्ट है उसके अंदर भी डिफरेंट चैप्टर्स हैं। तो एज़ यूजुअल चैप्टर 1 हमारा डील करता है प्रिलिमिनरी से, जिसके अंदर शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड कमेंसमेंट बताया जाता है और कुछ डेफिनेशंस होती हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि जो हमारा सेक्शन 1 है, शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट, ये हमें क्या बताता है। सब सेक्शन 1 इसका कहता है कि दिस एक्ट मे बी कॉल्ड अ सेल्स टैक्स एक्ट 1990, यानी हम इस एक्ट को सेल्स टैक्स एक्ट 1990 कहेंगे। अच्छा, याद रहे कि सेल्स टैक्स एक्ट जो है बेसिकली वो हमारा इनडायरेक्ट टैक्स है और इनकम टैक्स जो है वो डायरेक्ट टैक्स है, यानी डायरेक्टली इनकम पे लग रहा होता है और जो टैक्स पेयर, एक्चुअल टैक्स पेयर होता है, सिर्फ वही पे करता है। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर क्या होता है कि जो बीच में इंटरमीडिएरीज होते हैं, ठीक है, यानी एंड कंज्यूमर एक्चुअली पे नहीं कर रहा होता, मिडिल मैन भी उसको पे कर रहे होते हैं, लेकिन उसका जो अल्टीमेट या फाइनल इफेक्ट होता है वो कस्टमर पे जा रहा होता है। तो इस एक्ट को हम कहेंगे एक तरीके से कि ये इनडायरेक्ट टैक्स है हमारा। सब सेक्शन 2 कहता है कि इट एक्सटेंड टू होल ऑफ पाकिस्तान, यानी ये पूरे पाकिस्तान पे लागू होगा। इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन सच डेट एज द फेडरल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट अपॉइंट, यानी जो वो डेट जो कि फेडरल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी उस दिन ये कम इनटू फोर्स होगा। बट ये ऑलरेडी जो है हमारा ऑपरेशनल है, तो देयरफॉर यहाँ पे इसकी डेट की ऐसी इंपॉर्टेंस नहीं है। उसके बाद हमारे पास सेक्शन 2 आते हैं डेफिनेशंस के। डेफिनेशंस इसमें वो टर्म्स होती हैं जो कि इस एक्ट में फ्रीक्वेंटली यूज़ होंगी और जहाँ जहाँ वो टर्म्स यूज़ होंगी उनका क्या मतलब होगा वो हम एज़ पर डेफिनेशन क्लॉज देखेंगे। तो डेफिनेशन क्लॉज के अंदर सब सेक्शन 1 हमारे पास आता है एक्टिव टैक्स पेयर। एक्टिव टैक्स पेयर मीन्स अ रजिस्टर्ड पर्सन हु डज नॉट फॉल इन एनी ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज, नेमली who is blacklisted or whose registration is suspended in terms of section 21, b fails to file the return under section 26 by the due date for 2 consecutive tax period, c who fails to file an income tax return under section 114 or statement under 115 of the income tax ordinance 2001 by the due date, and who fails to file quarterly or annual withholding tax statement under section 165 of the income tax ordinance। तो बेसिकली इसने हमें जनरली कहा है कि तमाम रजिस्टर्ड पर्सन एक्टिव टैक्स पेयर हैं, लेकिन वो 4 लोग जो फॉलोइंग कैटेगरीज में फॉल करेंगे वो एक्टिव टैक्स पेयर में नहीं आएंगे, जिसके अंदर फर्स्ट पे हमारे पास ब्लैक लिस्टेड या वो पर्सन है जिनके रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हुई हो। नंबर 2 पे हमारे पास आता है कि वो पर्सन जो कि अपना रिटर्न फाइल करने में फेल हुए हैं फॉर 2 कंसेक्यूटिव टैक्स पीरियड, और सेल्स टैक्स के लिए टैक्स पीरियड हमारा 1 मंथ का होता है। सी पे हमें कहता है हु फेल्स टू फाइल एन इनकम टैक्स रिटर्न अंडर सेक्शन 114 और स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 115, यानी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के तहत जो हमें सेक्शन 114 की कंप्लायंस में एक रिटर्न फाइल करनी है या स्टेटमेंट फाइल करनी है अकॉर्डेंस विद सेक्शन 115, अगर वो फाइल करने से भी फेल होता है तो भी अब वो आपका एक्टिव टैक्स पेयर नहीं कहलाएगा। बाय द ड्यू डेट का मतलब है कि जिस दिन उसकी वो लाइबिलिटी ड्यू होती है तब तक उसने अगर पे नहीं किया तो वो एक्टिव टैक्स पेयर नहीं होगा। उसके बाद हमारे पास आता है हु फेल्स टू फाइल क्वार्टरली और एनुअल विथ होल्डिंग टैक्स स्टेटमेंट। सेक्शन 165 जो है वो रिक्वायर करता है तमाम रजिस्टर्ड पर्सन से कि वो अपना विथ होल्डिंग टैक्स स्टेटमेंट को क्वार्टरली या एनुअली फ़ाइल करें। तो कोई भी ऐसा रजिस्टर्ड पर्सन कि वो फाइल करने से फेल होता है, मतलब वो फाइल नहीं करता विथ होल्डिंग टैक्स स्टेटमेंट को,
इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 165 ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, तो वो भी एक्टिव टैक्स पेयर नहीं कहलाएगा। सब सेक्शन 1A हमारे पास आता है एपलेट ट्रिब्यूनल। यहाँ पे एपलेट ट्रिब्यूनल जो है वो इनलैंड रेवेन्यू इस्टेब्लिश अंडर सेक्शन 130। यहाँ पे सिर्फ ये कह रहा है कि वो एपलेट ट्रिब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू जो कि इस्टेब्लिश हुई है इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 130 ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। एपलेट ट्रिब्यूनल वो होता है कि जहाँ पे आपने कोई ग्रीवेंसेस होते हैं टैक्स पेयर्स की, तो वो पहले कमिश्नर के पास जाता है। अगर कमिश्नर के ऑर्डर से भी वो सेटिस्फाई नहीं होता, उसकी जजमेंट से सेटिस्फाई नहीं होता, फिर वो एक मज़ीद ऊपर के जो प्लेटफॉर्म होता है वहाँ पे रिपोर्ट करता है, तो बेसिकली एपलेट ट्रिब्यूनल हम उसको कहते हैं। एप्रोप्रिएट ऑफिसर मीन्स एन ऑफिसर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू authorized by the board by notification in the official gazette to perform certain functions under this act। appropriate officer कोई भी ऐसा ऑफिसर हो सकता है इनलैंड रेवेन्यू का जिसको बोर्ड बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट कुछ सर्टन फंक्शंस दे सकता है, ऑथोराइज कर सकता है कि वो सर्टन फंक्शंस को परफॉर्म करे, तो वो उसको हम एप्रोप्रिएट ऑफिसर कहेंगे। एप्रोप्रिएट ऑफिसर इटसेल्फ कोई एक एम्प्लॉयमेंट की पोजीशन नहीं है, डेजिग्नेशन नहीं है, यहाँ पे एक सिचुएशन का नाम है। बेसिकली क्या है कि बोर्ड कोई पर्टिकुलर काम करने के लिए, सर्टन फंक्शन परफॉर्म करने के लिए किसी भी ऑफिसर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू को बाय नोटिफिकेशन द ऑफिशियल गैजेट ऑथोराइज कर सकता है। तो ये इटसेल्फ कोई एम्प्लॉयमेंट डेजिग्नेशन या पोजीशन नहीं है, ये एक सिचुएशनल हमारी कह सकते हैं कि एम्प्लॉयमेंट है, जिसको हम एप्रोप्रिएट ऑफिसर कहेंगे। एरियर्स इन रिलेशन टू पर्सन मीन्स ऑन एनी डे द सेल्स टैक्स ड्यू एंड पेएबल बाय द पर्सन अंडर दिस एक्ट दैट डे बट विच हैज़ नॉट येट बीन पेड। इसका मतलब ये है कि इन रिलेशन टू एनी पर्सन का मतलब कि कोई भी ऐसा पर्सन, और पर्सन हमने देखा कि 7 हैं डिफरेंट, इंडिविजुअल, एओपी, कंपनी, फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट और फॉरेन गवर्नमेंट। तो यहाँ पे पर्सन का मतलब इंडिविजुअल नहीं है, बल्कि वही डेफिनेशन है जो कि मैंने आपको फेडरल एक्साइज एक्ट में बताया था, और एंटायरली यही डेफिनेशन हमारे फॉलो करेंगे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में कि पर्सन का मतलब टोटल 7 लोग हैं। यहाँ पे एरियर्स में कह रहा है कि अगर कोई भी ऐसा पर्सन जिसके ऊपर ड्यूटी टैक्स ड्यू है और वो पेएबल है, लेकिन वो उस दिन तक जब तक टैक्स उसका ड्यू है वो पे नहीं करता, तो वो उसका एरियर्स बन जाएगा। सबसेक्शन 3 हमें बताता है एसोसिएट्स के बारे में। एसोसिएटेड पर्सन मीन्स सब्जेक्ट टू सब क्लॉज 2 वेयर 2 पर्सन एसोसिएट द रिलेशनशिप बिटवीन द टू इज सच दैट वन मे रीजनेबली एक्सपेक्टेड टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द इंटेंशंस ऑफ द अदर, और बोथ पर्सन्स मे रीजनेबली एक्सपेक्टेड टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द इंटेंशन ऑफ अ थर्ड पर्सन। सब क्लॉज 1 हमें कहता है कि एसोसिएशन या एसोसिएटेड पर्सन वो होते हैं कि जो रीज़नेबली एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं कि मिस्टर ए और मिस्टर बी आपस में 2 इंडिविजुअल्स हैं जो कि एसोसिएट हुए हैं किसी काम के लिए, और उनको एक रीज़नेबली एक्सपेक्ट उनसे किया जाता है कि अगर मिस्टर बी की कोई इंटेंशन है तो मिस्टर ए उसको फॉलो करेंगे, और मिस्टर ए की कोई इंटेंशन है तो उसको मिस्टर बी फॉलो करेंगे। यानी एक उनका इस तरह का एसोसिएशन है, उनका ऐसा कोई एग्रीमेंट है कि जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो एक दूसरे के इंटेंशन के ऊपर काम करेंगे, तो वो एसोसिएटेड पर्सन की डेफिनेशन में फॉल करेंगे। या और बोथ पर्सन में रीजनेबली एक्सपेक्टेड टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द इंटेंशन ऑफ थर्ड पर्सन। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि कोई 2 इंडिविजुअल्स हैं या 2 पर्सनस हैं जो कि किसी थर्ड पर्सन की इंटेंशन पे काम कर रहे हैं। इट मीन्स कि ऐसा भी हो सकता है कि कोई पेरेंट कंपनी है, उसके अंदर 2 एसोसिएट कंपनीज़ हैं, ठीक है, तो वो भी आपका एसोसिएट पर्सन की ओवरऑल डेफिनेशन के अंदर फॉल करेगा। यानी पेरेंट जो भी उनको इंटेंशन देगा, जो भी उनको गाइडलाइंस देगा, वो जो नीचे एसोसिएटेड कंपनीज़ हैं वो उसकी इंटेंशन को फॉलो करेंगी। देयरफॉर इस तरह का जो एक अरेंजमेंट होगा उसको हम एसोसिएटेड पर्सन या एसोसिएट्स कहेंगे। उसके बाद हमारे पास आता है सब क्लॉज 2 पर्सन शैल नॉट बी एसोसिएट सोली बाय रीजन ऑफ द फैक्ट दैट वन पर्सन इज एन एम्प्लॉय ऑफ द अदर और बोथ पर्सन आर एम्प्लॉय ऑफ द थर्ड पर्सन। बेसिकली ये जो एम्प्लॉयमेंट की अरेंजमेंट होती है उसको नलीफाई कर रहा है, उसको वॉइड कह रहा है कि अगर कोई ऐसा 2 पर्सनस हैं जो कि एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट या एम्प्लॉयमेंट अरेंजमेंट के अंदर हैं, तो वो एसोसिएट नहीं कहलाएंगे। ऑल्दो यहाँ पे जो एम्प्लॉयर होता है तो उसकी इंटेंशन के ऊपर एम्प्लॉय काम कर रहा होता है, जिस तरह हमने सब क्लॉज 1 में पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की जो एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट है वो यहाँ पे एसोसिएट की डेफिनेशन से निकल जाती है। सब सेक्शन 3 हमें कहता है विदाउट लिमिटिंग द जनरलिटी ऑफ सब क्लॉज 1 एंड सब्जेक्ट टू सब क्लॉज 4 द फॉलोइंग शैल बी ट्रीटेड एज एसोसिएट्स नेमली एन इंडिविजुअल एंड अ रिलेटिव ऑफ द इंडिविजुअल। यानी कोई इंडिविजुअल हो, उसका रिलेटिव या रिश्तेदार हो ऑफ द इंडिविजुअल, वो भी एसोसिएट कहलाएगा। उसके बाद मेंबर ऑफ एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन भी एसोसिएट कहलाएगा। सी मेंबर ऑफ एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स एंड द एसोसिएशन
where the member either alone or together with an associate or associates under another application of this section controls 50% or more of the rights to income or capital of the association। यानी कि कोई एसोसिएशन ऑफ पर्सन का मेंबर हो जो कि इंडिविजुअली या विद एसोसिएट, मतलब कि वो किसी के साथ एसोसिएट होने के बाद कंट्रोल करता हो 50% या मोर राइट्स टू इनकम और कैपिटल, तो वो भी हमारा एसोसिएट की डेफिनेशन में फॉल करेगा। डी कहता है कि अ ट्रस्ट एंड एनी पर्सन हु बेनिफिट्स और मे बेनिफिट अंडर द ट्रस्ट, यानी कोई ऐसा ट्रस्ट हो यानी पर्सन हो जो कि बेनिफिट करता हो उस ट्रस्ट से, तो वो भी एसोसिएट कहलाएगा। उनका जो बेसिकली रिलेशन है दोनों पार्टीज़ का, वो ट्रस्ट कहलाएगा। ई पॉइंट कहता है कि आर शेयर होल्डर इन अ कंपनी एंड द कंपनी वेयर द शेयर होल्डर आइदर अलोन और टुगेदर विद एन एसोसिएट और एसोसिएट्स अंडर अनदर एप्लीकेशन ऑफ दिस सेक्शन कंट्रोल्स आइदर डायरेक्टली और थ्रू वन और मोर इंटरपोज पर्सन 50% or more of the voting power in the company, 50% or more of the rights to dividend और 50% or more rights to the capital। यहाँ पे शेयर होल्डर और कंपनी के बारे में डिस्कस किया गया है कि कोई ऐसा शेयर होल्डर हो जो कि इंडिविजुअली या तो किसी एसोसिएट के साथ या एसोसिएट्स के साथ जॉइंटली होल्ड करता हो कितना 50% या मोर वोटिंग पावर, यानी कि ऑर्डिनरी शेयर्स, या राइट टू डिविडेंड हो, या 50% मोर राइट्स टू कैपिटल, यानी कैपिटल के अंदर हो या डिविडेंड में या वोटिंग पावर के अंदर उसका 50% या 50% से ज़्यादा हो, तो वो भी हमारा एसोसिएट होगा। एफ कहता है कि टू कंपनीज वेयर अ पर्सन आइदर अलोन और टुगेदर विद एसोसिएट और एसोसिएट्स अंडर अनदर एप्लीकेशन ऑफ दिस सेक्शन कंट्रोल्स आइदर डायरेक्टली और थ्रू वन और मोर पर्सनस। यहाँ पे दो कंपनीज़ के बारे में डिस्कस किया गया है और पॉइंट ई के अंदर हमारे शेयर होल्डर और कंपनी के बारे में डिस्कस किया गया था। अगेन यहाँ पे कुछ कंडीशंस हैं कि 50% हो वोटिंग पावर इन बोथ कंपनीज, 50% राइट टू डिविडेंड हो या 50% राइट टू कैपिटल इन बोथ कंपनीज हो। उसके बाद पॉइंट 4 कहता है 2% शेल नॉट बी एसोसिएट अंडर सब क्लॉज ए और बी ऑफ पैराग्राफ 3 वेयर द कमिश्नर इज सेटिस्फाइड दैट नाइदर पर्सन वी रीजनेबली एक्सपेक्टेड टू इन अकॉर्डेंस विद द इंटेंशन ऑफ द अदर। अगेन यहाँ पर इंटेंशन की बात आती है कि अगर कमिश्नर ये सेटिस्फाई हो जाता है कि वो दो पर्सनस एक दूसरे के इंटेंशन पर काम नहीं करेंगे, ठीक है, तो वो एसोसिएट की डेफिनेशन से बाहर निकल जाएंगे। उसके बाद सब सेक्शन हमें आता है सब क्लॉज 5। इन दिस क्लॉज रिलेटिव इन रिलेशन टू एन इंडिविजुअल मीन्स एन एंसेस्टर अ डिसेंडेंट ऑफ एनी ऑफ द ग्रैंड पेरेंट और एन एडॉप्टेड चाइल्ड ऑफ द इंडिविजुअल और ऑफ अ स्पाउस ऑफ द इंडिविजुअल और अ स्पाउस ऑफ द इंडिविजुअल ऑफ एनी पर्सन स्पेसिफाइड इन सब क्लॉज ए। यहाँ पे रिलेटिव को थोड़ा डिफाइन किया गया है कि इंडिविजुअल के केस के अंदर एंसेस्टर या डिसेंडेंट मतलब कि उसके वालिदैन या उसके बच्चे जो हैं, एनी ऑफ द ग्रैंड पेरेंट्स और एन चाइल्ड ऑफ द इंडिविजुअल और ए स्पाउस ऑफ द इंडिविजुअल, यानी उससे रिलेटेड जितने लोग होंगे, एंसेस्टर यानी उसके जो भाई हैं वो उसके रिलेटिव में आ जाएंगे, डिसेंडेंट ऑफ एनी ऑफ द ग्रैंड पेरेंट्स यानी उसके दादा के जो बच्चे होंगे वो भी इसके अंदर फॉल करेंगे रिलेटिव की डेफिनेशन में, एडॉप्टेड चाइल्ड भी रिलेटिव की डेफिनेशन में फॉल करेगा, स्पाउस भी रिलेटिव की डेफिनेशन में फॉल करेगी, और उसके अलावा स्पाउस ऑफ इंडिविजुअल ऑफ एनी पर्सन स्पेसिफाइड इन सब क्लॉज। तो जो सब क्लॉज 1 के अंदर हमें डिफरेंट इंडिविजुअल्स दिए हुए हैं वो तमाम मेल्स हैं, तो उनकी स्पाउसेस जो हैं मेल या फीमेल वो भी रिलेटिव की डेफिनेशन में फॉल करेगी।